हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का मैथ्स ट्यूटोरियल में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर के जितने भी एमसीक्यूज बनेंगे यानी जितने भी मल्टीपल चॉइस बनेंगे उन सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, यानी लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो आज हम लोग इस चैप्टर के एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 वीडियो में पिछले 3 चैप्टर को सॉल्व किया था और ये आज चैप्टर नंबर 4 है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करने से पहले इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें ऑब्जेक्टिव सवाल को बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आप ये एक बार पूरा देखते हैं तो फिर आपको दोबारा इस चैप्टर के एमसीक्यूज को पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अंत में मैं इस एमसीक्यूज का पीडीएफ जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं आप प्रिंट निकाल के। ठीक है, तो जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उन सभी को मैं पीडीएफ के रूप में उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहले हमें यहाँ दिख रहा है कि दो चर। तो दो चर में कोई भी दो चर आ सकता है, जैसे एक्स वाई। ठीक है, या तो फिर वाई जेड, उसके बाद या तो फिर जेड टी। ठीक है, ये दो चर हो गए, एक चर एक्स दूसरा वाई, एक वाई जेड, एक जेड और टी। चर कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली हमें एक्स और वाई ही हमें चर मिलता है। ठीक है, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब ये हो गया कि रैखिक का मतलब हो गया कि अधिकतम घात कितना होगा? अधिकतम घात क्या होने वाला? एक। और समीकरण मतलब एलएचएस और आरएचएस दोनों होना चाहिए। ठीक है, तब हमें उसे उसको समीकरण के फॉर्म में बोलेंगे। जैसे इसका दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप देखें तो क्या है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मानक रूप। ठीक है, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण का क्या है? मानक रूप। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब इसमें जो है अगर आगे देखें तो x का गुणांक क्या है? a। अगर पूछेगा कि x का गुणांक क्या है, x का गुणांक a है। y का गुणांक क्या है? b है। और c इसमें क्या है? c एक अचर पद है। c क्या है? अचर पद। बोल सकते हैं अचर यानी कांस्टेंट है। ठीक है, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इसमें आएगा। तो ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हो गया। अब ये तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप है। इसमें हम लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये भी सवाल आ सकता है कि ये क्या है, तो इसका मानक रूप क्या होता है? ए एक्स प्लस बी बी इक्वल टू 0। ये एक चर वाला है। इसमें दो चर इसमें नाम दिया गया क्योंकि एक चर x है, दूसरा चर है y। और इसमें सिर्फ देख सकते हैं कि एक ही चर x है। ठीक है, इसीलिए ये क्या है? एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। एक चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप बोल सकते हैं, मानक रूप। ठीक है, तो अब इसमें हमें ये जानना है कि अगर हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण दिया हुआ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इसके हल क्या होंगे और हल कितने होंगे? ठीक है, तो हल क्या होता है? जैसे पूछेगा कि ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के हल क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी ये हल वो होगा अगर x और y के जगह में जो भी वैल्यू है उसको यहाँ रख देने से अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वो उसका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। और हमें ये याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनेक हल होता है। अनेक या तो फिर बोल सकते हैं कि अनंत हल होता है। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण का हल कितना होता है? अनेक या तो फिर अनंत। और अगर वही ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 है
यानी एक चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होगा? सिर्फ एक हल होगा। क्या होगा? एक हल होगा। या तो हम लोग बोल सकते हैं कि अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब होता है एक, ठीक है, यानी दूसरा कोई नहीं। तो यहाँ से ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो का एक हल है। इसका हल क्या होगा? जैसे इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो ए एक्स इक्वल टू माइनस बी होगा, और x इक्वल टू इसको लिख सकते हैं माइनस बी बाय ए। तो x इक्वल टू जो माइनस बी बाय ए आया है वो इस समीकरण का क्या होगा? एक हल हो जाएगा। और इसका सिर्फ एक ही हल यही माइनस बी बाय ए होगा। जैसे एक उदाहरण लें, 2x प्लस थ्री इक्वल टू जीरो, ये समीकरण है एक चर वाले रैखिक समीकरण का। तो इसका एक ही हल होगा, और हल क्या होगा? जैसे इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये माइनस थ्री हो जाएगा, और x इक्वल टू माइनस थ्री बाय टू। तो इस समीकरण का x इक्वल टू जो माइनस थ्री बाय टू आया है, ये इसका क्या हो जाएगा? एक हल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे 2x प्लस थ्री वाई प्लस, या तो यहाँ माइनस फाइव, ठीक है, चलिए फाइव इक्वल टू जीरो ये रहने देते हैं ना। तो इसका कितना हल हो सकता है? तो इसका अनेक हल हो सकता है, यानी जो भी वैल्यू x और y का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो इसका हल हो जाएगा। अगर इसका हम हल निकालना चाहे तो कैसे निकाल सकते हैं, आइए देखते हैं। जैसे क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अगर इसका हम एक हल निकालना चाहें तो इस एक बार क्या करते हैं, इस समीकरण में x इक्वल टू अगर जीरो पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? जीरो। तो जीरो प्लस थ्री वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा, और ये थ्री वाई इक्वल टू माइनस फाइव होगा, और यहाँ से y इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो माइनस फाइव बाय थ्री आया है, जब हम लोग x इक्वल टू जीरो रखें तो y इक्वल टू क्या हो गया? माइनस फाइव बाय थ्री। तो ये इसका एक हल हो जाएगा, यानी x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू माइनस फाइव बाय थ्री अगर एक ही साथ दोनों को रखेंगे तो उस समय ये समीकरण क्या होगा? जीरो हो जाएगा। इसी तरह x इक्वल टू अगर हम लोग वन रख दें तो क्या होगा? टू इंटू एक्स के जगह वन प्लस थ्री इंटू वाई प्लस फाइव इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो टू इंटू वन टू प्लस फाइव क्या हो जाएगा? सेवन, और यहाँ हो जाएगा थ्री वाई प्लस सेवन इक्वल टू जीरो। और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस सेवन और y इक्वल टू माइनस सेवन बाय थ्री। तो जब हम लोग x इक्वल टू वन रखें तो y इक्वल टू क्या आया? माइनस सेवन बाय थ्री। तो ये इसका दूसरा हल हो गया। इसी तरह से हम लोग y का भी वैल्यू जीरो रख सकते हैं, वन रख सकते हैं, टू रख सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग इसका अनंत हल निकाल सकते हैं, ठीक है। यानी इसका हल कोई लिमिट नहीं है कि एक या दो होगा, इसका कितना होगा? अनेक हल। ये याद रखना है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का अनंत हल होता है, और एक चर वाले रैखिक समीकरण का सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होता है, ठीक है। और ये रैखिक कहने का मतलब ये है कि x का पावर एक और y का पावर हमेशा एक होगा, ठीक है। अब जो भी हम लोग देखेंगे उसको क्वेश्चन में आगे बता देंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर वन। जैसे पहला है, रैखिक समीकरण थ्री एक्स माइनस इलेवन वाई इक्वल टू दस का है अद्वितीय हल, दो हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो यहाँ देख सकते हैं कि इसमें कितना चर है? एक चर x है और दूसरा चर y। तो इसमें दो चर है, और हम बताए थे अगर दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो इसका कितना हल होगा? अनंत हल। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, ठीक है। नेक्स्ट है, थ्री एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो का होगा अद्वितीय हल, दो हल, अनंत हल, कोई हल नहीं। तो यहाँ क्या है? सिर्फ एक ही चर x है, और हमें पता है एक चर x है तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही हल होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? अद्वितीय हल, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट है, समीकरण x माइनस टू वाई इक्वल टू चार का हल है। अब इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण है, जैसे x माइनस टू वाई इक्वल टू फोर, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले में अनेक हल हो सकते हैं। तो इसमें से बताना है इन चारों में से कोई एक हल जो है इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए ले लेते हैं। तो पहला क्या है? जीरो कोमा टू, और हमें पता है कि पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है, तो x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू क्या रखेंगे? टू। अगर ये x इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू टू इसमें रख दिए, ठीक है, यहाँ, और ये चार के बराबर आ गया, तो हम लोग कहेंगे कि ये इसका एक हल है, नहीं तो इसका हल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग रखते हैं x इक्वल टू, जब जीरो रखेंगे तो इस समीकरण में यहाँ x की जगह जीरो हो जाएगा, माइनस टू इंटू
y की जगह क्या है 2, यहाँ 2 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0 इंटू -4, तो ये कितना आ गया -4, और यहाँ लाना कितना था 4, तो ये 4 और -4 क्या इक्वल है, तो इक्वल नहीं है, इसीलिए ये इसका हल नहीं होगा। दूसरा हल क्या है 2, 0, तो अबर x इक्वल टू क्या रखना है 2 और y इक्वल टू 0, तो x -2i में ये रख के देखते हैं, तो x इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू 0, तो ये कितना आ गया 2 माइनस 0 इक्वल टू 2, क्या ये 4 के बराबर आया, नहीं आया, तो ये भी इसका हल नहीं है। सी ऑप्शन देखें तो सी ऑप्शन में क्या है, इस बार लेना x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, तो समीकरण है x माइनस 2i, तो x के जगह 4 माइनस 2 इंटू 0, तो 4 माइनस 0 इक्वल टू क्या आ गया 4, जो कि 4 के बराबर है, तो ये 4 और 4 दोनों बराबर हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो डी भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है के का मान ज्ञात कीजिए यदि x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का एक हल है। यानी बोल रहा है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है, तो इसका एक हल दिया हुआ x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, तो के का मान हमें ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिंपल सा x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2 रख देना है, तो 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू वाई के जगह 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 2 प्लस 3 इंटू 2 6, और यहाँ इक्वल टू के है तो के रहेगा, यहाँ भी के रहेगा, तो 8 इक्वल टू के आ गया, तो के इक्वल टू क्या आ गया 8, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है बिंदु 3, 4 समीकरण 3y इक्वल टू 4 के एक्स प्लस 7 के ग्राफ पर स्थित है, तो के का मान है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है जो बिंदु है 3, 4 वो इस समीकरण के ग्राफ पे स्थित है, जैसे 3y प्लस के एक्स प्लस 7 के ग्राफ में स्थित है, ये इक्वल टू, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये 3, 4 इस समीकरण पे स्थित है, इसका मतलब ये इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, तो x इक्वल टू क्या लेना है 3 और y इक्वल टू 4, ये हमेशा याद रखना है कि पहला वैल्यू x का होता है और दूसरा y का, तो 3 इंटू वाई के जगह क्या होगा 4 इक्वल टू के इंटू एक्स के जगह 3 प्लस 7, तो यहाँ हो जाएगा 12 इक्वल टू 3k प्लस 7, और ये 12 ये 7 इधर आएगा तो -7 इक्वल टू 3k, तो 12 माइनस 7 कितना हो गया 5 इक्वल टू 3k, और 5 ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो k इक्वल टू क्या हो गया 5/3, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 2 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, यानी ये बोल रहा है x प्लस 2y इक्वल टू 2 y अक्ष पे, अगर यहाँ से हम लोग एक y अक्ष ऐसे बना लें और ये हमारा हो गया x अक्ष, ठीक है, ये हो गया x डैश, ये x, और ये हो गया y डैश, तो एक चीज हमें पता होना चाहिए कि y अक्ष पे अगर ये ग्राफ कहीं भी कट कर रहा है, जैसे मान लेते हैं कि ये इस तरह से कट कर रहा है, ठीक है, तो ये y अक्ष पे हमेशा x क्या होता है 0, ये y कुछ भी हो सकता है लेकिन x क्या होगा 0, तो अगर यहाँ इस समय यानी ये चारों ऑप्शन में देखें तो यहाँ x 0 है क्या, ये नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहाँ x की जगह 0 नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी और बी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग ऑप्शन 20 में रख के देखते हैं, तो x की जगह क्या रखना है 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह क्या रखेंगे 2, तो 2 इक्वल टू 2, तो 0 प्लस 4 इक्वल टू 2, क्या ये 4 और ये 2 इक्वल है क्या, नहीं है इक्वल, तो जब ये इक्वल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इसमें रख के देखते हैं, तो x जब 0 रखेंगे तो 0 प्लस 2 इंटू वाई की जगह 1, तो ये 2 इंटू 1 2 हो गया, जो कि ये 2 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा सी। अब देखिए इसमें दोनों में बराबर आ सकता है या तो जीरो लाना है, जीरो कब लाना है, जैसे ये समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 2, तो x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, जब इसको इस तरह से लिखेंगे यानी इसके मानक रूप में लिखेंगे तब जाके इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जीरो लाना होता है। ठीक है, तो जब यहाँ 0 और 1 इसमें रखेंगे तो ये क्या आएगा 0, और ये 0 के बराबर आ गया, मतलब यही इसका हल होगा। ठीक है, एक हल होगा। नेक्स्ट है रेखा x बराबर y पर कोई भी बिंदु इस प्रकार का होता है, तो x इक्वल टू वाई कब होगा,
जैसे ये डी ऑप्शन देख सकते हैं कि के और के होगा। पिछला जो हम लोग देखे थे निर्देशांक ज्यामिति, उसमें हम लोग देखे थे कि अगर इस तरह से लाइन जा रहा है तो ये 2,2, 3,3, 4,4, ये जो होता है दोनों क्या होता है, इक्वल होता है एक्स और वाई। कब? जब एक ही वैल्यू होता है दोनों में, जैसे 2,2, 3,3, तो ये के फॉर्म में है कि नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, x इक्वल टू 3 का ग्राफ एक रेखा है। तो x इक्वल टू 3 का एक ग्राफ है जो क्या होगा? मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर x अक्ष के समांतर, या तो फिर मूल बिंदु से 3 इकाई की दूरी पर y अक्ष के समांतर, x अक्ष पर अंतःखंड 3 बनाता है या y अक्ष पर अंतःखंड 3 बनाता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि अगर x इक्वल टू a है तो ये हमेशा किसके समांतर होगा? y अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर। और जब y इक्वल टू a रहेगा तो ये किसके समांतर होगा? x अक्ष के समांतर। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ठीक है, यानी कभी भी इसका जो भी ग्राफ बनेगा, जैसे x इक्वल टू 3 इकाई, तो 1 2 3 यहाँ है, तो यहाँ 3 है, तो ये हमेशा क्या होगा? y अक्ष के समांतर इसका ग्राफ बनता है। इसका अगर ग्राफ बनाना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो ये और ये समीकरण जो दिया हुआ है दोनों एक ही है, क्योंकि 0 से किसी को भी गुना करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, है कि नहीं? तो जब ये 0 हो गया तो x इक्वल टू 3 बचेगा। तो इसका जब ग्राफ बनाएंगे हम लोग, इसका x और y का अलग अलग वैल्यू लेंगे। जैसे एक बार ले लिए x इक्वल टू 1, y का अगर लें तो y 0 ले लेंगे, ठीक है, 1 ले लेंगे, 2 ले लेंगे, इस तरह से तो x का वैल्यू निकल जाएगा, है ना? तो y का कोई भी वैल्यू लेंगे तो x हमेशा क्या होगा? 3 ही होगा। तो इस तरह से हम लोग इसका ग्राफ खींच सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखना कि x इक्वल टू ये है तो y अक्ष के समांतर ग्राफ बनेगा, और y इक्वल टू ये है तो x अक्ष के समांतर ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट है समीकरण y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में m है। तो ये भी हमेशा याद रखना है कि y इक्वल टू अगर इस तरह से है एम एक्स प्लस सी, तो x के साथ में जो m है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ढाल। ढाल यानी स्लोप। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? स्लोप। स्लोप आप लोग को पता होगा, जैसे ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, तो ये अगर इस तरह से इसका ग्राफ बना है तो m जो है सो ये बताता है कि ये ढाल जो है वो कितना है, ठीक है, ये एंगल कितना है। सो अभी फिलहाल इतना याद रखिए कि अगर x के साथ में कोई भी संख्या गुणा होगा तो उसको क्या बोलेंगे? ढाल। जैसे मान लेते हैं कि एक इक्वेशन है 3x प्लस 4y इक्वल टू 5, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 4y इक्वल टू -3x प्लस 5, और y इक्वल टू -3/4x प्लस 5। ये याद रखना है कि y हमेशा क्या होना चाहिए? सिंगल होना चाहिए। तो x के साथ में भी गुना क्या है? -3/4, हालांकि यहाँ 5/4 होगा, ठीक है, तो ये -3/4 क्या है? ढाल हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि x और y समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के धनात्मक हल हैं तो यह हमेशा होगा। तो यानी x भी धनात्मक है और y भी धनात्मक है, तो x और y अगर दोनों धनात्मक है तो ये कौन सा चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, हालांकि दूसरा चतुर्थांश में जाएगा, लेकिन ये हमेशा प्रथम चतुर्थांश में जरूर होगा। नेक्स्ट है, दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 के रूप में होता है, जहां जहां a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू 0। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लेते हैं कि a 0 हो गया तो ये पूरा टर्म गायब हो जाएगा, तो ये एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और अगर ये y इक्वल टू 0 हो गया तो ये गायब हो जाएगा, तब भी ये एक ही चर वाला रैखिक समीकरण होगा। इसीलिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में a और b दोनों को 0 नहीं होना पड़ेगा, तभी ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? तो एक्स अक्ष पर कोई भी बिंदु जो है, जैसे ये एक्स अक्ष है, तो इस पे कोई भी बिंदु क्या होता है? x, 0 के फॉर्म में होता है, यानी y हमेशा इसमें क्या होता है? एक्स अक्ष में 0 होता है। अगर चैप्टर 3 आप लोगों ने ये वीडियो देखा है, ठीक है, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि वहां हम बताएं पूरा डिटेल से कि इसमें जो है सो y 0 कब होता है, x 0 कब होता है। तो ये याद रखना है कि x अक्ष पे y हमेशा क्या होता है? 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है,
वाई अक्ष पर कोई भी बिंदु किस रूप का होता है? तो वाई अक्ष पे कोई भी बिंदु किस प्रकार का होगा, बताइए कमेंट में। ठीक है, तो आपको पता होगा कि वाई अक्ष पे हमेशा क्या होता है, एक्स जीरो होता है, तो ये 0, y के फॉर्मेट में होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण 2x माइनस 5y इक्वल टू 7 का हल है। तो इसका क्या हल होगा, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, दो हल, अनेक हल। तो ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, x और y दोनों है, तो इसमें क्या होगा, अनेक हल, ऑप्शन नंबर डी। रैखिक समीकरण 3x माइनस वाई इक्वल टू एक्स माइनस 1 है, कोई हल नहीं, ठीक है, कोई हल नहीं, अद्वितीय हल, दो हल, अनेक हल। तो इसमें भी एक चर x हो गया और दूसरा चर क्या y, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण को कितना हल होता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ y अक्ष को बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये बताना है कि 2x प्लस 3y इक्वल टू 6 का ग्राफ y अक्ष को किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। तो ये y अक्ष पे अगर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसका मतलब यहाँ x क्या होना चाहिए, x तो जीरो होगा, y कुछ भी हो उससे मतलब नहीं, लेकिन x क्या होगा, जीरो होगा। तो इसमें x जीरो नहीं, ये नहीं होगा, x जीरो ये नहीं, ठीक है, तो ऑप्शन बी या तो सी होगा। तो इसको रख के देख लेते हैं, जो भी सेटिस्फाइड करेगा वो इसका आंसर होगा। तो 2x प्लस 3y बराबर में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो इसमें रख के देते हैं, x इक्वल टू जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस 3 इंटू, अगर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, जो कि ये 6 आ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, नेक्स्ट है समीकरण 2x प्लस 5y इक्वल टू 7 का एक अद्वितीय हल है यदि x और y क्या होना चाहिए। तो ये याद रखना है कि कोई भी दो, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण का अद्वितीय हल है इस समीकरण में, तो इस समय क्या होगा, प्राकृत संख्याएं, x और y क्या होनी चाहिए, प्राकृत संख्याएं, तभी इसका सही आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है a, a के रूप का बिंदु हमेशा स्थित होता है रेखा x प्लस वाई इक्वल टू जीरो पर, रेखा y इक्वल टू एक्स पर, और x अक्ष या y अक्ष। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सीधा सीधा हमें ये याद रखना है कि ये क्या होता है, पहला x होता है, दूसरा y। ठीक है, तो अगर इसको इस समीकरण में रखेंगे तो क्या ये जीरो के बराबर होगा, तो x इक्वल टू ए प्लस वाई इक्वल टू ए, तो क्या हो गया 2a, जीरो नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। x अक्ष पे क्या होता है, जीरो कोमा, x अक्ष पे हमेशा क्या होता है, ये x कोमा जीरो। ठीक है, और y अक्ष पे क्या होता है, जीरो कोमा वाई, तो इस फॉर्मेट में नहीं, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, यानी y इक्वल टू एक्स, क्योंकि यहाँ y इक्वल टू ए रखेंगे और x इक्वल टू ए, तो दोनों क्या होगा, बराबर, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, यदि हम किसी रैखिक समीकरण के दोनों पक्षों को एक ही गैर शून्य संख्या से गुना या भाग करें तो रैखिक समीकरण का हल होगा। जैसे कोई भी एक रैखिक समीकरण है, मान लेते हैं कि 2x, इसमें एक चर वाले दो चर वाले कुछ नहीं बोला है ना, जैसे x 2x इक्वल टू है 4, है ना, तो अगर इसमें गुणा करें कोई भी संख्या से 2 से, मान लेते हैं, और इधर भी 2 से, तो ये समीकरण क्या होगा, परिवर्तित नहीं होता है, परिवर्तित हो जाता है, केवल गुणन की स्थिति में परिवर्तित होता है, या केवल विभाजन की स्थिति में परिवर्तित होता है। तो इसमें हमेशा याद रखना है कि कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है तो या तो इधर दोनों साइड गुना करें, या तो फिर दोनों साइड क्या करें, विभाजन करें, नहीं भाग करें। ठीक है, तो क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, उस समय समीकरण क्या होता है, परिवर्तित नहीं होता है, वो समान ही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि 2, 0 रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y इक्वल टू के का हल है तो के का मान है, तो के का मान निकालने के लिए इसका ये x हो गया और ये क्या हो गया, y। तो x के जगह 2 रखेंगे तो 2 इंटू टू प्लस 3 इंटू वाई के जगह 0 इक्वल टू क्या है, के, तो ये 0 हो गया, 2 इंटू टू 4 इक्वल टू के, तो के इक्वल टू क्या आ गया, 4, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो चर में मानक रैखिक समीकरण है जहां ए और बी शून्य नहीं है। ठीक है, तो इसमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। रैखिक समीकरण वह समीकरण है जिसकी घात होती है, तो अभी हम बताए थे कि रैखिक समीकरण का अधिकतम घात क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है, इस समीकरण 6x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू जीरो में
ए बी और सी क्या होगा। तो हमें पता है कि इसका मानक रूप होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और यहाँ समीकरण क्या दिया हुआ है, 6x माइनस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ए की जगह क्या होगा 6, तो ए इक्वल टू 6। बी की जगह क्या होगा, पूरा माइनस भी लेना है, ठीक है। तो बी इक्वल टू होने वाला है -5 और सी इक्वल टू -7। तो कौन सा ऑप्शन है, 6 -5 और 7। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इस समीकरण √5x प्लस 7 इक्वल टू -7y में ए और बी और सी का मान बताना है। तो इसका मानक रूप हमें याद रखना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अगर इसको बनाना चाहें तो √5x, ये -7y इस साइड आएगा, तो क्या क्या होगा, +7y और +7 पहले से इधर है, तो यहाँ से हो जाएगा ए इक्वल टू √5, बी इक्वल टू होगा 7 और सी इक्वल टू 7। तो ए √5 इसमें भी है, इसमें है, बी इक्वल टू -7, ये नहीं होगा, ये होगा, लेकिन यहाँ -7, ये इसमें कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि मिसप्रिंट हो चुका है ना। तो जैसा देख सकते हैं कि ये जो ऑप्शन सी है और बी है वो दोनों एक ही ऑप्शन है, तो हमको लग रहा है यहाँ कुछ गड़बड़ है। तो ये +7 कर लेते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी को हम लोग इसको सही मान रहे हैं ना। तो √5 और 7 और 7, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट है x इक्वल टू -4 को दो चर रूप में, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसा होना चाहिए, x इक्वल टू -4 को दो चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में लिखा जा सकता है। तो x इक्वल टू क्या है, -4। तो यानी अगर ये बड़ा कैपिटल X है और इसमें सब में आंसर वही है, तो ऐसा होना चाहिए x प्लस वाई नहीं है तो 0 इंटू वाई और इक्वल टू -4 है, तो यहाँ से x प्लस 0 इंटू वाई और ये -4 अगर इधर लाएंगे तो +4 इक्वल टू 0। तो ये ऑप्शन कहाँ है, x प्लस 0y -4 है, ये नहीं होगा, x प्लस 0y प्लस 4। तो ये होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब यहाँ माइनस या प्लस दोनों ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन जनरली हम लोग क्या लेके चलते हैं, प्लस। 0 जहां भी आ गया, 0 इंटू वाई अपने से अगर बैठाएं तो इसमें क्या लिखेंगे, हमेशा प्लस ही लिखेंगे, तो माइनस वाला नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि यहाँ माइनस भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन डी दे दिया है, क्या दे दिया है, बी और सी दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। हालांकि अगर ये दो बी और सी अगर दोनों नहीं दिया हो रहा था तो हम लोग इसी को मान के चलते, लेकिन अभी बी और सी दोनों दे दिया डी ऑप्शन में, तो इसीलिए दोनों इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है y इक्वल टू 8 को दो चर रूप में लिखा जा सकता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू 8 है, तो समीकरण क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। तो यहाँ से x वाला टर्म नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में है, और ये 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल टू 0। तो 0 इंटू एक्स सब में है, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं सब में प्लस है, तो प्लस है तो कोई दिक्कत नहीं, और प्लस का वाई, तो प्लस का वाई इन दोनों में है, तो ये दोनों नहीं होगा ऑप्शन, ये गलत हो गया, ठीक है। तो -8 किस में, ऑप्शन नंबर ए में, तो इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट है इस समीकरण में x प्लस 2/3y प्लस 2 इक्वल टू 0 में ए बी सी है। तो ये ए और बी और सी ये आपको कमेंट में बताना है। इस टाइप का हम लोग 2-3 क्वेश्चन पहले कर चुके हैं, ठीक है। और ये मानक रूप में भी है, तो इसको आसानी से बता सकते हैं। नेक्स्ट है दो चर वाले रैखिक समीकरण के खाली स्थान हल होते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल, ठीक है, अनेक हल होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 6 का हल है, यानी x प्लस 2y इक्वल टू 6 का क्या हल होगा। तो इसको लिख सकते हैं x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0, ऐसे करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको एक एक करके इसमें रखना पड़ेगा। हालांकि ऑप्शन डी दिया है सभी, तो सबको चेक करना पड़ेगा। तो अगर 2, 2 रख के देखें इसमें, तो x इक्वल टू 2 प्लस 2 इंटू 2 -6, ए इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि हम लोग -6 इधर ले आए, तो बराबर के इधर क्या है, 0, तो RHS में 0 आना चाहिए। तो 2 2 4 प्लस 2 -6, तो 6 -6 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये ऑप्शन ए तो हो सकता है, लेकिन यहाँ सभी दे दिया है ना, तो एक और चेक करेंगे, अगर एक और सेटिस्फाइड हो गया
तो हम लोग कह देंगे कि ये चारों तीनों ऑप्शन सही है। तो x इक्वल टू क्या लेना है 0 और y इक्वल टू 3। तो समीकरण है x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0 है। तो इसमें रख के देखते हैं, अगर 0 के बराबर आ गया तो ठीक है। तो 0 प्लस 2 × 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, यानी 0 आ रहा है 0 के बराबर। तो ये भी ऑप्शन होगा, इसका मतलब ऑप्शन सी भी होगा। तो ऑप्शन डी सीधा लगा देना, क्योंकि 2 हो गया तो तीसरा ऑटोमेटिक होगा, क्योंकि डी में क्या दिया है सभी, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट है समीकरण x प्लस वाई इक्वल टू 2 का हल है। तो x प्लस वाई प्लस इक्वल टू 2 का क्या हल होगा, अनेक हल, क्योंकि इसमें कितने हैं दो चर, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का कितना हल होता है, अनेक हल। नेक्स्ट है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 का हल है। तो इसका कितना हल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0। तो इसमें क्या है, एक ही चर है और एक ही चर है, और ये कैसा इक्वेशन है, अगर आपने चैप्टर 2 को अच्छे से देखा है तो आपको पता होगा कि ये क्या है, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितना होता है, 2। और अगर अधिकतम घात 2 है तो इसके हल भी कितने होंगे, इसके हल भी क्या होंगे, 2, क्योंकि जितना भी अधिक घात होता है उतना ही हल होता है। ठीक है, अगर एक चर वाला रैखिक समीकरण है तो, या तो एक चर वाला द्विघात समीकरण है तो यानी एक चर वाला ये द्विघात समीकरण है, तो जब द्विघात समीकरण है तो इसके कितने हल होंगे, 2 हल होंगे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है 3,1 समीकरण का हल है। अब यहाँ क्या किया है, पॉइंट यहाँ दे दिया, ठीक है, 3,1। अब इसमें पूछ रहा है कि कौन सा समीकरण होगा। तो हम लोग इसको दो तीन तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो इसमें वैल्यू रख दे, है ना, अगर ये RHS के बराबर आ गया, इधर LHS में रखने के बाद RHS के बराबर आ गया, तो वही इसका क्या होगा, हल हो जाएगा। तो पहला समीकरण है 2x माइनस वाई इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ रख के देखते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह क्या है 3 माइनस 1। तो 3 टू जा 6 माइनस 1 इक्वल टू क्या आ रहा है 5, और यहाँ लाना कितना है 7। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब यहाँ 2x प्लस वाई है, तो 2x प्लस वाई इसमें अगर रखें तो 2 इंटू एक्स की जगह 3 प्लस 1, तो 2 3 जा 6 प्लस 1 इक्वल टू 7 आ रहा है, तो यही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 4 का हल है, यानी x प्लस 2y प्लस 4 का इक्वल टू 4 का हल है। ठीक है, तो बस यही क्या करना है, इसमें वैल्यू रख देना है, x के जगह पहला ऑप्शन में 0 और यहाँ 2। तो अगर ये सेटिस्फाइड हो गया तो ये आंसर, ये तो ये तो इसमें चारों को रख के देखना और आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। नेक्स्ट यदि x इक्वल टू -2 और y इक्वल टू 3 है और समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू k है, तो k का मान होगा। इसका भी आंसर आपको कमेंट में बताना है, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन से हम लोग 3-4 क्वेश्चन इस टाइप का सॉल्व कर चुके हैं। x की जगह क्या रखना है -2 और y की जगह 3, जो भी आंसर होगा इसका राइट आंसर वही होगा। वह बिंदु जो किसी रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है का अर्थ है, अगर कोई भी बिंदु किसी एक रेखा को संतुष्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, यह उस रेखा पर स्थित है, यह उस रेखा पर स्थित नहीं है, ए और बी दोनों कोई नहीं। तो अगर कोई भी बिंदु इस रेखा को संतुष्ट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, यह उस रेखा पर स्थित है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट है यदि कोई बिंदु a, b रेखा पर स्थित है तो इसका अर्थ क्या है कि x इक्वल टू क्या होगा a और y इक्वल टू b। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें पता है कि पहला वैल्यू x होता है और दूसरा y। कोई भी बिंदु जो उस रेखा पर स्थित नहीं है का अर्थ ये है, यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है, ये नहीं होगा। ये संतुष्ट कब करता है, जब वो बिंदु उस रेखा पे स्थित है। ठीक है, यह रेखा के समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, तो इसका मतलब यही होगा ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। तो बिंदु उस रेखा पे स्थित नहीं है तो समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अगर उस रेखा पे वो बिंदु स्थित है तो समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। तो इस समय इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट है दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण क्या है। तो दो चरों में रैखिक समीकरण का ज्यामितीय निरूपण, जैसे दो चर वाले रैखिक समीकरण का आप ग्राफ बनाइएगा तो एक सीधी रेखा बनेगा,
तो यह एक सीधी रेखा है। ठीक है, तो इसका याद रखना है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण का हमेशा क्या होता है, एक सीधी रेखा ग्राफ बनता है। y इक्वल टू एम एक्स रेखा है जो मूल बिंदु से नहीं गुजरता है, जो x अक्ष के समांतर है, जो y अक्ष के समांतर है, जो मूल से होकर गुजरती है। तो y इक्वल टू अगर एम एक्स दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि इसका जो भी वैल्यू होगा, ठीक है, जैसे y इक्वल टू मान लेते हैं कि 2x है, ठीक है, तो ये किससे होकर जाएगा, ये मूल बिंदु से होके जाएगा। ठीक है, किससे जाएगा, मूल बिंदु से होकर जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में समीकरण में m है, तो m क्या है, ढाल है, पहले बता चुके हैं m क्या है, एक ढाल है। नेक्स्ट है रेखा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के समीकरण में c दर्शाता है, तो c क्या दर्शाता है, x का अंतःखंड, y अंतःखंड, ढाल, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमें पता ही नहीं है, ये भी नहीं पता है। c हमें क्या बताता है, ये क्या है, अचर पद है, क्या है, अचर पद। ठीक है, और ढाल क्या होता है, ये m जो x के साथ गुणा होता है। ठीक है, इसका भी ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। नेक्स्ट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी रेखा है मूल बिंदु से गुजरने वाला, मूल बिंदु से नहीं गुजरने वाला, x अक्ष के समांतर या y अक्ष के समांतर। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, हालांकि ये जो है आपको पता ही होगा कि अगर ये x एक्सिस और y एक्सिस है, ये x डैश और ये y और ये y डैश। ठीक है, तो यहाँ से अगर इस फॉर्मेट है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये कहाँ से जाएगा, हमेशा मूल बिंदु से होकर ही जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। नेक्स्ट y इक्वल टू एक्स वह रेखा है जिसका ढाल एक है, ढाल शून्य, ढाल अनंत है, परिभाषित नहीं। तो y इक्वल टू एक्स है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में रहता है। तो अगर इसको एम एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में बनाना चाहें तो y इक्वल टू 1 इंटू एक्स प्लस सी लिख सकते हैं। तो इस समय ढाल क्या हो जाएगा, एक। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1। रेखा x इक्वल टू ए दर्शाती है, रेखा x इक्वल टू ये क्या दिखाता है, ये बताया था कि अगर x इक्वल टू ये है तो ये क्या होगा, y अक्ष के समांतर। तो यहाँ से y अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। रेखा y इक्वल टू बी दर्शाती है, तो y इक्वल टू बी किसके समांतर दिखाती है, x अक्ष के समांतर। अगर y दिया हुआ है तो x अक्ष के समांतर, और अगर x दिया है तो y अक्ष के समांतर। अगला क्वेश्चन है, दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है, वक्र, परवलय, दीर्घवृत्त, सरल रेखा। सरल रेखा मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। और हमें पता है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसा बनता है, एक सीधी रेखा। दो चर में सीधी रेखा का समीकरण है, दो चरों में सीधी रेखा का समीकरण है, गैर रैखिक, द्विघात, घन, रैखिक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होगा, रैखिक ही होगा, है ना। दो चर में सीधी रेखा क्या होगा, रैखिक होगा, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। इसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। दो चर में रैखिक समीकरण, एक चर में द्विघात समीकरण, एकल चर में घन समीकरण कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी दो चर आ गया तो उसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल। नेक्स्ट है, यदि रेखा का समीकरण ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है तो इसका ढाल क्या होगा। तो इसको हम लोग को बनाना पड़ेगा, है ना। तो इसको उस फॉर्मेट में बनाना पड़ेगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तब हमें ढाल पता चल जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं कि बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, क्योंकि इधर दोनों जाएगा तो माइनस हो जाएगा। y इक्वल टू बी इधर डिवाइड होगा तो माइनस ए बाय बी एक्स माइनस बी, यहाँ भी डिवाइड होगा और यहाँ भी। तो यानी m क्या हो गया, माइनस ए बाय बी। तो माइनस ए बाय बी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेखा का ढाल 5x माइनस 10y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। हालांकि अगर ढाल आपको निकालना है तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, y इक्वल टू माइनस ए बाय बी। तो a क्या होता है, जो x के साथ है। ठीक है, x के साथ क्या है, 5, तो -5 बटे b क्या है, -10। तो यहाँ लिखना पड़ेगा -10। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5
यानी 1/2 इसका राइट आंसर होगा। तो m इक्वल टू क्या होगा 1/2। हालांकि अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं 5x माइनस 10y इक्वल टू +6 इक्वल टू 0 है, ये समीकरण दिया हुआ है। तो ये 10y अगर उधर लेके जाएं तो इधर क्या बचेगा 5x + 6 इक्वल टू 10y। इसको लिख सकते हैं कि 10y इक्वल टू 5x + 6 और y इक्वल टू 10 पूरे में डिवाइड होगा तो 5/10x + 6/10। तो 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10। तो y इक्वल टू 1/2 x + 6/10। तो x के साथ क्या गुना है 1/2, तो यही तो मिला है। तो फॉर्मूला ये याद रखना है, अगर कि ढाल निकालना हो तो क्या लगाएंगे y इक्वल टू यानी m इक्वल टू -a/b, ये फॉर्मूला है। ठीक है, ये y नहीं m होगा। ठीक है, तो ढाल निकालने के लिए m इक्वल टू -a/b फॉर्मूला लगा सकते हैं। रेखा 2x + 6y इक्वल टू 0 का ढाल है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे m इक्वल टू -a/b। तो a क्या होता है x के साथ में, तो -2/b इक्वल टू 6, तो -1/3, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यदि दो संख्याएं एक दूसरे का पर लंबवत है तो उनकी ढाल m1 और m2 होगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर आप हायर क्लास में पढ़ेंगे तो वहां इसका आपको प्रूफ मिलेगा कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। तो उस समय कोई भी अगर दो रेखाएं हैं तो इस समय क्या होता है, इसके बीच में का कोण जो बनता है वो कितना बनता है 90 डिग्री का बनता है। जैसे मान लेते हैं कि एक रेखा ऐसे बनेगा और दूसरी रेखा ऐसे, तो ये जहां प्रतिच्छेद करेगा तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर जो बनेगा यानी ये होगा वो कितना होगा 90 डिग्री का होगा। ठीक है, यानी लंबवत होगा। तो ये याद रखना है कि जब m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 हो जाए, जैसे पहली रेखा है मान लेते हैं कि 2x + 3y + 5 इक्वल टू 0 और दूसरा रेखा है 3x + 6y + 7 इक्वल टू 0। तो इसका अगर हम लोग m1 निकालेंगे और इसका m2 निकालेंगे और इन दोनों को m1 इंटू m2 मल्टीप्लाई करेंगे और ये -1 आ गया, तो इसका जब भी हम लोग ग्राफ खींचेंगे तो हम लोग सीधा बता सकते हैं कि इन दोनों का जो प्रतिच्छेद बिंदु है वो क्या बनाएगा, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ठीक है, तो अब इतना याद रखना है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होना चाहिए -1। नेक्स्ट, यदि दो रेखाएं समांतर हो तो उनकी ढाल होती है। अगर दो रेखाएं समांतर हो तो ढाल क्या होगा, इन दोनों के बीच में हमेशा क्या होगा बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। यदि दो रेखाओं का ढाल एक दूसरे का ऋणात्मक व्युत्क्रम हो तो वह रेखाएं होती हैं लंबवत होगी। अभी हम लोगों ने देखा ना ऋणात्मक व्युत्क्रम, यानी m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। तो m1 इक्वल टू अगर -1/m2 है तो इस समय क्या होगा लंबवत इसका हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा बी। नेक्स्ट, यदि दो रेखाओं का ढाल बराबर है तो इसका मतलब है कि ये रेखाएं समांतर हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखिए एक ही क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमा के पूछ रहा है। अभी 53 क्वेश्चन में हम लोग किए थे कि दो रेखाएं समांतर है तो उनकी ढाल होती है बराबर, और इसमें क्या दे दिया है कि अगर दो रेखाओं का ढाल बराबर है तो रेखाएं कैसी होती है, तो इसकी क्या होगी समांतर। नेक्स्ट, यदि किसी रेखा का ढाल -2 है तो उस पर लंबवत रेखा का ढाल है, यानी कोई भी एक रेखा का -2 वैल्यू है, इसका लंबवत वैल्यू क्या होगा। जैसे अभी हम लोग फॉर्मूला बताएं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होता है -1। तो मान लेते हैं कि m1 इक्वल टू दिया हुआ -2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 है। तो m1 अगर -2 दिया तो यहाँ रख देते हैं -2 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो m2 इक्वल टू -1 और ये -2 इधर नीचे जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो m2 इक्वल टू क्या होने वाला है 1/2। तो यानी लंबवत है तो यही हो जाएगा 1/2, इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, यदि किसी रेखा का ढाल 5 है तो उसकी समांतर रेखा का ढाल कितना होगा। अगर कोई रेखा का ढाल इसका 5 है तो इसकी समांतर रेखा का ढाल भी क्या होने वाला है 5 ही होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू mx दर्शाती है, यानी y इक्वल टू mx क्या दर्शाती है धनात्मक ढाल, और यह दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित है। धनात्मक ढाल और यह पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। तो कभी भी y इक्वल टू mx है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, यानी ये मूल बिंदु से होकर
गुजरता है। तो यानी ये पहला चतुर्थांश और किसमें आएगा, तीसरा चतुर्थांश में। तो ये इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू माइनस एम एक्स दर्शाती है। तो ये क्या होगा, मूल बिंदु से गुजरने वाली रेखा y इक्वल टू माइनस एक्स दर्शाती है। ऋणात्मक ढाल और दूसरे और चौथे चतुर्थांश में स्थित है। ऋणात्मक ढलान और पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। केवल धनात्मक ढलान और केवल ऋणात्मक ढलान। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, ऋणात्मक ढलान। केवल क्या होगा, ऋणात्मक ढलान। तो y इक्वल टू अगर माइनस एम एक्स है तो इसका मतलब इसका ढलान क्या होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा। ठीक है। नेक्स्ट है एक्स अक्ष का ढाल है, एक्स अक्ष का क्या ढाल होगा। तो एक्स अक्ष का ढाल क्या होता है, हमेशा 0 होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं। 60 क्वेश्चन को पूरा सॉल्व किया हम लोगों ने, है ना। तो ये बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन है, हालांकि इतना क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ और क्वेश्चंस है जिसे हम लोग बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम लोग यहीं रहने देते हैं, वीडियो भी बहुत ही ज्यादा लंबा हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।